हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यानी भारतीय संविधान। हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में संविधान के 395 आर्टिकल। ये कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949। ये इस दिन लागू हुए थे। इस दिन लगभग संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने? 15 अनुच्छेद, 15 आर्टिकल। बाकी के आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुए थे। लगभग इन संविधानों को, भारतीय संविधान के इन 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो वर्तमान में है, और जिस दिन 26 नवंबर 1949 दिन भारतीय संविधान बना था, उस दिन 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुसूचियों की। 22 अनुसूचियां और 22 भाग और 12 अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 के दिन। इनको बनाने में भारतीय संविधान के एक समिति का गठन किया गया था, जिसका समिति का नाम था प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे D.R. भीमराव अम्बेडकर। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको सौंपा गया था एक प्रारूप बनाया गया था। भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था बेनिगल नरसिंहा राव। किसने बनाया था? बेनिगल नरसिंहा राव। बेनिगल नरसिंहा राव के द्वारा बनाए गए प्रारूप पर चर्चा 7 सदस्य, प्रारूप समिति के 7 सदस्य द्वारा ये चर्चा की गई थी। और ये प्रारूप समिति ने 26 जनवरी 1950 के आखिरी दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने समर्पित भाषण में ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां पेश की थी। हम बात कर लेते हैं हम भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल की आज। जिसमें भाग नंबर 1, संविधान के भाग नंबर 1 में संघ एवं उनके क्षेत्र एवं उनके राज्य क्षेत्र, जिसमें पहले अनुच्छेद नंबर 1 दे रखा है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। जैसे अमेरिका के संविधान में दे रखा है राज्यों का संघ, इसमें दे रखा है भारत एवं उनके राज्य। अमेरिका में राज्यों को भारत उनके देश से अलग होने का अधिकार है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यह श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभभाई पटेल को। सरदार वल्लभभाई पटेल, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में भी बनाई गई है, उनकी सरदार वल्लभभाई पटेल की, जिन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है। क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय रियासतें, कितनी रियासतें थी? 562। इन रियासतों को दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने समर्पित करके इन रियासतों का जो एकीकरण किया था, उनका श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है। क्योंकि भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल नंबर 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 में, ये आर्टिकल 2 इस प्रकार अपनी विस्तृत विवरण देता है कि जैसे भारत आजाद हुआ था, उस समय जैसे सिक्किम, गोवा और पांडिचेरी ऐसे फ्रांस और अन्य देशों के वो पराधीन थे। जब भारत ने इनका अधिग्रहण किया था, तो आर्टिकल 2 के अनुसार उन्हें भारत में शामिल किया गया था।
नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। आर्टिकल 3 में दिया हुआ है नए राज्य, सीमाएं एवं उनके नामकरण। ये दे रखा है जैसे कोई भारत का राज्य है और उसको, जैसे हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था। तो भारत के जो भी राज्य हैं उनका सीमा परिवर्तन किया जाए, अगर उनके सीमा का पुनः आंकलन किया जाए और उनसे एक नया राज्य बनाया जाए तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत उनका प्रवेश दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 में है आर्टिकल 2 और 3, जो भी 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे उसे बनता है नया आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4। अनुच्छेद 3 एवं 2 और 3 के संशोधन से 2 और 3 के संशोधन से जो परिवर्तन होगा, भाग नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 जहां पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, भाग 1 एवं संविधान के भाग 1 अनुसूची नंबर 1 एवं अनुसूची नंबर 4। क्योंकि अगर नए राज्यों का प्रवेश होगा और पुराने राज्य उनकी सीटों का आंकलन होगा तो राज्यसभा की सीटों में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और राज्य और संघ में जो क्षेत्र होगा उनका भी सीमा का आंकलन करना पड़ेगा हमें। तो भाग नंबर 1 हमारा समाप्त होता हुआ संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात कर लेते हैं भाग नंबर 2 की, सिटीजन यानी नागरिकता। जो अभी वर्तमान में सीएए के मुद्दे चले थे, एनआरसी के, वो भाग नंबर 2 से संबंधित है। भाग नंबर 2 के 5वां आर्टिकल है भाग नंबर 2 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के संविधान का प्रारंभ हमने देखा था अभी 26 नवंबर 1949 के दिन। कब प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1950 के दिन। इस दिन 15 आर्टिकल लागू हुए थे। कितने? 15 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 इसमें दिया गया है जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 14-15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता 14 और 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जब भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन किया गया था, जो पाकिस्तान में हिंदू कास्ट या कह सकते हैं मुस्लिम कास्ट जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, जो भारत में आए थे, जो कहां आए थे? पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनके संबंध में आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत की ओर प्रवर्तन यानी आने वालों की नागरिकता। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले नागरिकों की नागरिकता, जबकि आर्टिकल 7 में यह दिया गया है कि भारत से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, भारत से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी नागरिकता आर्टिकल 7 में। ठीक है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता आर्टिकल 7 में दी गई है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जब तक मैं पीछे हट जाता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। हमने आर्टिकल 7 पढ़ लिए हैं। अब आएगा आर्टिकल नंबर 8।
आर्टिकल 8 में दे रखा है कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं और अपने देश का यानी अपने देश के विकास के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता, या हम कह सकते हैं भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता। भारत से बाहर जो भी नागरिक रह रहे हैं जैसे अमेरिका, रूस और जो अन्य कार्यों में संलग्न है, फिर भी वो भारत की नागरिकता रखने चाहते हैं, उनकी नागरिकता कौन से आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल 9 में जो भारत के वक्ती हैं और विदेशी नागरिकता अर्जित करने चाहते हैं उनकी नागरिकता, तो विदेशी भारत के वक्ती हैं लेकिन विदेशी नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं, उनकी नागरिकता स्वेच्छा से क्या हो जाएगी? निरस्त। स्वेच्छा से निरस्त हो जाएगी, क्योंकि वो विदेशी नागरिकता ले ली तो वो भारत का तो नागरिक रहा नहीं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 में हम बात करेंगे, जो हमने पहले बात कर ली थी, पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले, भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले, फिर भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों की नागरिकता, फिर विदेशी नागरिकता अर्जित करने वाली। अब आ जाता है कि नागरिकता का बना रहना। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और जब तक वो अपनी नागरिकता त्यागता नहीं है तब तक उनकी क्या होगी? नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल नंबर 11 में दे रखा है कि संसद द्वारा नागरिकता का क्या बना सकती है? नियम और कानून। जो अभी वर्तमान का 2020 का मुद्दा है NRCCA, ठीक है। तो हो गई आर्टिकल नंबर 11। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। ये हो गया हमारा भाग नंबर 2 कंप्लीट, संविधान का भाग नंबर 2 कंप्लीट। पहला तो हमने पढ़ लिया था संघ उनके राज्य, दूसरा हमारा नागरिकता कंप्लीट हो गया, भाग नंबर 2 भी हमारे कंप्लीट हो गए, दूसरे में हमने भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 3 की। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारा भाग नंबर 3, जो इस भाग नंबर 3 की बात करते हैं हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक अद्भुत नजारा पेश करता है। फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए हैं नागरिकों को अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों की एक उत्तम विशेषता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिकों को जब देश आजाद हुआ था तो हर व्यक्ति के मन में ये एक लालसा थी, जिज्ञासा थी कि हम फ्रीडम रहे, क्या रहे? फ्रीडम रहे। तो भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें हम अभी देखेंगे जो जो आर्टिकल मिले हैं उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले, जिन महापुरुषों से हम बात अभी करेंगे। ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन चरित्र उन्होंने अपने देश के संविधान में ही नहीं बल्कि देश की आजादी में भी लगाया था, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ उन्होंने संविधान को बनाने के बाद भी जब देश का संविधान लागू हुआ उसके बाद भी कुछ उन्होंने संशोधन करके फिर भारतीय संविधान को एक अच्छा रूप या प्रस्तुत करने की, जिसे हम कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की एक अद्भुत विशेषता पेश की है। चलो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल नंबर 12 की इसमें दे रखा है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? क्या होते हैं? मौलिक अधिकार की परिभाषा होते क्या है मौलिक अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल नंबर में 12 कहता है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, जिसकी हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन,
या चरित्र का निर्माण कह सकते हैं या व्यक्तित्व का निर्माण कह सकते हैं। अगर हमें भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक अभी नहीं मिले होते, ये स्वतंत्रता नहीं मिली होती, तो क्या हम बोल सकते थे हर जगह? वहां की स्वतंत्रता होती नहीं, समानता की बात हम करते नहीं, स्वतंत्रता की बात हम करते नहीं, सार्वजनिक सेवा में सभी को समान स्थान मिलता नहीं, धर्म के समान हम सभी को कभी बराबर मानते नहीं। ये अधिकार अगर भारतीय संविधान के कह दिया जाए, अगर मौलिक अधिकार, जिसमें संसद में बहुत बार केस चले थे, गोपालानंद मामला, मेनका गांधी, केशवानंद भारती, एक बहुत फेमस मामला है केरल केशवानंद भारती, 1973 का एक बहुत अच्छा केस था, जब केरल सरकार ने उठाया था कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या संशोधन कर सकते हैं संसद द्वारा, जिसकी हम बात करेंगे आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात करेंगे हम। इसमें परिभाषा में दे रखा है कि ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक ही है। अगर ये नहीं होंगे तो भारत के संविधान में या कह सकते हैं नागरिकों के अधिकार वो नहीं होंगे तो उनका चरित्र निर्माण नहीं होगा, उनका जीवन के व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, वो व्यापार कर नहीं सकते। ऐसे कुछ आर्टिकल दे रखे हैं आर्टिकल 12 में। उसके बाद दे रखे हैं आर्टिकल 13 राज्य। इसमें राज्य की बात की है, इसमें राज्य में आती है संसद जो कानून बनाती है, इस पे मौलिक अधिकार पर राज्य विधानमंडल, ठीक है। ये तो है कार्यपालिका, जो वास्तविक कार्यपालिका है राज्य एवं संसद। राज्य विधानमंडल की बात यहाँ पर है, राज्य विधानमंडल एवं संसद जो वास्तविक कानून बनाती है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और राष्ट्रपति जो नाम मात्र के या हम कह सकते हैं कार्यपालिका एक संसद का अद्भुत अंग है, और राज्यपाल। ये परिभाषा आर्टिकल 13 में दी गई है कि राज्य के अंदर आते कौन है, राज्य के अंदर आते कौन है। राज्य, नगर पालिका, पंचायत समितियां, कहने का मतलब लेके राष्ट्रपति से लेकर लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत या नगर पालिका, उस तक जो राज्य की परिभाषा दी रही है वो आर्टिकल नंबर 13 में। और आर्टिकल नंबर 14 कहता है समानता की बात करता है। ये किसकी बात करता है? समानता की, इक्वलिटी। यानी हमें समानता कब तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 कह रखा है सभी को समानता का अधिकार। जब ब्रिटिश सरकार भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह देखा था कि भारत में कैसे व्यापार किया जाए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया था, तब ब्रिटेन में वो ऋण लेना चाहती थी ब्रिटेन से कि सैन्य शक्ति कैसे बढ़ाई थी। पैसे के बिना तो सैन्य शक्ति बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जितने ज्यादा सैनिक हो गए उनको उतनी ज्यादा व्यय करना पड़ेगा। व्यय करने के लिए जब ब्रिटिश सरकार से उन्होंने ऋण लेने की बात कही, तो ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि भारत जैसे एक विशालतम और प्रभुत्व संपन्न देश में भी किसी कंपनी को इतना बड़ा ऋण चाहिए क्यों। तो उन्होंने सोचा था कुछ ना कुछ लोचा तो है ही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ही है। तो उन्होंने अपनी एक एक्ट पारित किया था जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट इसमें हुआ था ये कि ब्रिटिश सरकार ने अपने नियम और कानून कायदे ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू कर दिए थे। उनको रेगुलेट करने की कोशिश की थी कि इतने प्रभुत्व संपन्न देश में अगर कुछ ना कुछ वजह होगी तभी तो इतना बड़ा ऋण ले रही है। तब ब्रिटिश सरकार ने समानता की बात, जब ब्रिटिश सरकार यानी वायसराय ब्रिटेन के महारानी आई थी, महारानी जब 1858 में उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत और विदेशी लोगों के मध्य क्या होनी चाहिए, समानता। तो यह समानता की बात भारतीय संविधान में पहले 1858 के एक्ट से बात की गई थी। भारतीय संविधान में 1858 के एक्ट से यह समानता का जो प्रारंभ हुआ था। संविधान तो एक दिन में लिखा नहीं गया था, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। लेकिन उनसे पहले जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस दिन जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आर्टिकल 52 में, तो हम बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद कहां से प्रारंभ हुआ था और ये किस किस रूप में बदला था।
तो ये समानता इक्वेलिटी यानी 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया था। जबकि आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई, इक्वेलिटी की बात की गई, जबकि आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति व अन्य के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात कब की गई थी? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में यह बात की गई थी कि आप धर्म, मूल वंश यानी जाति, जो अभी वर्तमान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर जो भेदभाव चल रहा है वो आर्टिकल 15 कहता है कि आप इसके आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 में दे रखा है कि सार्वजनिक सेवाएं, जो भी सार्वजनिक सेवाएं होगी उसमें आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो। लेकिन इसमें दो दे रखे हैं 16(1) और 16(2), यानी 16(1) और 16(2) में ये दे रखे हैं कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो सार्वजनिक सेवा में किसी पिछड़े वर्ग को, या कह सकते हैं हम एससी और एसटी को, वो क्या दे सकती है? आरक्षण दे सकती है। ये विधानसभा कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, अगर कुछ मामलों में ये चाहे कि अगर पिछड़ा वर्ग की सार्वजनिक सेवा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। ठीक है, बात कर लेते हैं 16 हो गए यानी सार्वजनिक सेवा में समानता। फिर 17 में अस्पष्टता कांड, यानी कह रखा आप भेदभाव तो कर ही नहीं सकते, अस्पष्टता का अंत। ठीक है, जिसे ये आर्टिकल 17 बहुत खूबसूरत आर्टिकल बनाया हुआ है भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से। इसमें दे रखा है कि स्पष्टता, हरिजन वाद ये यहाँ पर समाप्त हुए थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत शानदार छवि को प्रदर्शित करता है आर्टिकल नंबर 17। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की, जिसमें दे रखा है कि उपाधियों का अंत। इसमें भी दे रखा है कि अगर आप सेना में हो या वीरा, यानी आप कहीं ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री हो आपके पास, डॉक्टर हो, या आपने पीएचडी की हो, या सेना और वीरा के अलावा आप कहीं पर भी उपाधि नहीं ले सकते हो। अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में कार्य कर रहा है और वहां को उनको कोई उपाधि दी जाती है, उनके पास भारत की नागरिकता है, तो भारत के राष्ट्रपति से उनको संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम नागरिकता का, क्या उनकी वहां की उपाधि का अर्जन कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम उपाधि का अर्जन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संज्ञान से पहले वो भारत की या दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता या उपाधि नहीं ले सकता। तो हमने बात कर ली समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार में पहले इक्वलिटी की समानता, किसी भी सेवा हो, चाहे फिर धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद सार्वजनिक सेवा में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दो अपवाद को छोड़कर फिर स्पष्टता का अंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अद्भुत छवि का यह नजारा पेश करता है। उसके बाद 18 उपाधियों का अंत, जो आपने बता दिया, राष्ट्रपति के संज्ञान के बिना कहीं पर भी दूसरे देश में हम नागरिकता या उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। एक बार आप अच्छे से इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 18 हो गए 19, यानी स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता
इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार 6 स्वतंत्रता इसमें दी गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, आप सम्मेलन बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उसके बाद आप संघ बना सकते हैं। वाक सम्मेलन जो 19B यानी सहकारी संघवाद आपने पढ़ा होगा, सहकारी संघवाद, ठीक है। संघ बना सकते हैं आप, सम्मेलन कर सकते हैं, किसी स्थान पर आप निवास कर सकते हैं। वर्ती यानी रोजगार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, निवास और संचरण की स्वतंत्रता। संचरण, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, संचरण की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के पहले जब आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था, उससे पहले आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते, वहां की प्रॉपर्टी आप डील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 में 6 है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कहीं भी आप भी जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और वर्ती यानी रोजगार, आप रोजगार करने का अधिकार है, जो आर्टिकल 301 से 307 तक रोजगार के दिए हुए हैं। यानी रोजगार कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, वर्ती यानी रोजगार, रोजगार यानी आपके यहाँ पर दिए गए स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता या रोजगार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 301 से 307 तक हम आगे बात करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट होता हुआ आर्टिकल 20 है हमारे अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 19 हो गया स्वतंत्रता, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया ही नहीं है, अगर कोई अपराध किया ही नहीं है, तो अगर उनको पुलिसकर्मी खुद का संज्ञान नहीं ले सकती, वो खुद के खिलाफ खुद से गवाही नहीं दिलवा सकती, तो इसमें दे रखा है कि अपराध के दोष के संबंध में संरक्षण। इसमें कुछ बातें हैं जो हम विस्तृत बात जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो आपकी विस्तृत चर्चा इस पे होगी, आर्टिकल 20 पे। और 21 में दे रखा है प्राण एवं देही स्वतंत्रता, प्राण एवं देही स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है आर्टिकल 21, जब कोई भी चाहे आपातकाल हो, राज्य आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप निरस्त नहीं कर सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप निरस्त नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया था 1951 में, कौन सा मामला था, गोपालानंद मामले में, फिर संज्ञान लिया गया था 1970 में, 1980 में मेनका गांधी मामले में। तो भारतीय संविधान की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा नजारा पेश किया था, और इन्होंने डिफाइन करते हुए 21 कितनी स्वतंत्रता, 21 अधिकार बता दिए थे कि बिजली आपको मिलेगी, भोजन आपको मिलेगा, शुद्ध पानी आपको मिलेगा, ऐसे करके आपको कहने का मतलब मेडिसिन आपको मिलेगी। कुल मिलाकर मेनका गांधी मामले में भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने 21 विशेषताएं पेश की। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह सब व्यक्ति का अधिकार है, इन अधिकारों का कोई हनन कर नहीं सकता है। बात कर लेते हैं 21K की। 21K में दे रखा है शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा, कौन सी, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और 22 आर्टिकल नंबर 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यह कहता है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे, ध्यान रखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे 24 घंटे, जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया जाता है उससे 24 घंटे बाद पहले तक, कहने का मतलब जिस व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया है और कल इतनी बजे, कहने का मतलब अभी 11 बजे गिरफ्तार किया तो कल 11 बजे से पहले कोर्ट में उसे पेश करना बहुत जरूरी है। और इसमें यह भी दे रखा है कि उसे सरकारी वकील मुहैया कराई जाएगा, सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा उसके अपने पक्ष रखने के लिए। और अगर किसी लेडीज के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ अपराध सिद्ध होता है तो उसे शाम के समय उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भी भारतीय संविधान का एक अद्भुत नजारा या विशेषता पेश करता है आर्टिकल नंबर 22। और अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 23 की। आर्टिकल नंबर 23 में दे रखा है बालात श्रम। कौन सा श्रम? बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार। बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार। बालात श्रम कहने का मतलब छोटे बच्चों को कल कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता, दुर्व्यवहार किसी भी तस्करी नहीं की जा सकती। यह आर्टिकल नंबर 23 की एक अद्भुत विशेषता है। और आर्टिकल नंबर 24 कारखानों में, कल कारखानों में क्या दे रखा है कि कारखानों में बालात श्रम आदि पर प्रतिबंधित। आदि पर प्रतिबंध। अगर रेलवे सेवा हो या किसी प्रकार के, कह सकते हैं हम, ढाबों पे या अन्य कोई 14 वर्ष के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से बच्चों तक आप काम नहीं करवा सकते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार थे। 19 में वाक और अभिव्यक्ति की हमने 6 स्वतंत्रता पढ़ी थी। 20 में अपराध के दोष के संबंध में संरक्षण, फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फिर 21 के में देखा है कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार, फिर 22 में कुल दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, फिर 23 में बालात श्रम में मानव दुर्व्यवहार पढ़े थे और 24 में कल कानूनों में बालात श्रम के प्रतिबंध। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता में यह दे रखा है कि आप किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता आपके पास आर्टिकल नंबर 25 देता है। आर्टिकल नंबर 26 में दे रखा है कि धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का आप क्या कर सकते हैं? प्रबंध कर सकते हैं। किसी भी धर्म के आप धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह आपका अधिकार है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि करों को सदाई इकट्ठे करने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल नंबर 27 देता है। जबकि आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि सरकारी विद्यालयों में आप किसी धर्म की पूजा नहीं कर सकते या किसी धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते। यह आर्टिकल नंबर 28 कहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का एक बार। फिर आर्टिकल नंबर 29 कहता है, आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण ये दे रखा है आर्टिकल 29 में। और 30 में दे रखा है कि अल्पसंख्यक अपने
प्रशासन करने की स्वतंत्रता। यदि कोई अल्पसंख्यक जैसे सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए या कोई भी अल्पसंख्यक है तो उनके जितने भी संस्थान हैं उनका प्रशासन करने के अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास यही समाप्त होती हुई। तो हाँ, आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।